तो आज का हमारा टॉपिक है एम्पियर सर्कुलर लॉ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बायो-सेवर्ट्स लॉ का एक एप्लीकेशन पढ़ा था जो कि एक स्ट्रेट वायर था और उस स्ट्रेट वायर की वजह से हमें आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। अगर बात करते हैं बायो-सेवर्ट्स लॉ की, तो बायो-सेवर्ट्स लॉ के थ्रू भी हम लोग उससे आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं और एम्पियर सर्कुलर लॉ भी हमको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ही बताता है। अगर हम बात करें एम्पियर सर्कुलर लॉ की, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हमारे पास कोई भी एक स्ट्रेट कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रही है कुछ यहां पर मैंने कहा कि वर्टिकली अपर डायरेक्शन में, तो एम्पियर सर्कुलर लॉ के अकॉर्डिंग इसके चारों तरफ, इस करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ हम एक इमेजिनरी लूप कंसीडर करेंगे और इस इमेजिनरी लूप पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, इसके बारे में हमें कौन बताता है? एम्पियर सर्कुलर लॉ बताता है। तो जरा ये देखते हैं कि कितनी होती है मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर बताया गया कि लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। और ये जो लूप है, इस लूप को कहा गया एम्पीरियन लूप। क्या कहा गया? एम्पीरियन लूप। ये लूप जो है ये किसी भी शेप का हो सकता है, किसी भी साइज का हो सकता है, क्योंकि हमने क्या किया, इसको एज्यूम किया है। ये जो हमारा शेप है एम्पीरियन लूप, इसको हम किसी भी शेप का कंसीडर कर सकते हैं। अब जरा अगर बात करते हैं एम्पियर सर्कुलर लॉ की, तो एम्पियर सर्कुलर लॉ के अकॉर्डिंग जो लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल है वो म्यू नॉट टाइम्स बराबर होगा किसके? इस कंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट के। अगर मैं आपसे कहूं कि एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या बताता है, तो सिंपल सी बात यह है कि ये जो हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके चारों तरफ हमने क्या किया है? एक एम्पीरियन लूप कंसीडर किया है और इस वायर की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसी के बारे में हमें एम्पियर सर्कुलर लॉ बताता है। कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो उसे बताया गया कि इस वायर में फ्लो होने वाले करंट के म्यू नॉट टाइम्स होगी। ठीक है ना? इस वायर में फ्लो होने वाले करंट के म्यू नॉट टाइम्स होगी इस लूप पर मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आई क्या? जरा एक बार फिर से मैं इसको बताने की कोशिश करता हूं कि एम्पियर सर्कुलर लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट की वजह से इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है उसे फाइंड आउट करने के लिए इस करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ हम एक सर्कुलर लूप कंसीडर करेंगे और उस लूप पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, यानी कि उस लूप का अगर हम लाइन इंटीग्रल करेंगे तो वो उस लूप पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इस वायर में फ्लो होने वाले करंट के म्यू नॉट टाइम्स होगी। ठीक है ना? अच्छा, तो यहां पर अगर हमको इसका लाइन इंटीग्रल करना है, इसका मतलब कि इस एम्पीरियन लूप पर हमको कोई लेंथ एलिमेंट कंसीडर करना होगा और उस लेंथ एलिमेंट का जब हम यहां पर इंटीग्रेशन करेंगे जिससे इस वायर में फ्लो होने वाले करंट के म्यू नॉट टाइम्स हमको करंट मिले। लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल बताया गया है जो कि म्यू नॉट आई के बराबर होता है। अच्छा, यहां पर देखिए मैंने इंटीग्रेशन पर एक यहां पर ये लूप बनाया हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि जो मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं वो किसका कर रहा हूं? क्लोज लूप का कर रहा हूं। और वो क्लोज लूप कौन सा है? वो एम्पीरियन लूप है। तो मैं यहां पर इसको प्रूफ करूंगा, चाहे एलएचएस लेकर के चलूं, आरएचएस आ जाए। तो चलिए मैं जरा एलएचएस लेकर के चलता हूं। तो जो इसका प्रूफ होगा वो मैं लेकर के चलता हूं इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल। अच्छा देखिए, यहां पर ये जो बी डॉट डीएल है, अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो ये कौन सा फंक्शन आएगा? ये आएगा बी डी एल कॉस थीटा। ठीक है, और ये जो कॉस थीटा है ये एंगल किसके बीच का है? ये मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ एलिमेंट डीएल के बीच का है। और ये लेंथ एलिमेंट हमको कहां पर कंसीडर करना होगा? ये जो हमारा सर्कुलर लूप है, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर मैं ऐसा कंसीडर करूं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस एम्पीरियन लूप की ही डायरेक्शन में है, यानी कि देखिए वैसे भी मैं इसमें मैग्नेटिक फील्ड पता कर सकता हूं राइट हैंड थंब रूल लगा करके कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है। ठीक है, यानी कि इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर इनवर्ड और इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में है। और यहां पर जो लेंथ एलिमेंट में कंसीडर करूंगा वो लेंथ एलिमेंट भी मैं किस डायरेक्शन में कंसीडर करूंगा? वो लेंथ एलिमेंट भी मैं इस मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन में कंसीडर करूंगा, जिससे कि यहां पर जो लेंथ एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल आएगा वो कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। 0 क्यों होना चाहिए भाई? देखिए यहां पर बी डी एल कॉस थीटा है। ठीक है, अगर यहां पर थीटा की वैल्यू 0 होगी तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। और उस केस में यहां पर हम इसको इंटीग्रेट यानी आगे सॉल्व कर पाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड मिल पाएगी। अदरवाइज यहां पर अगर मान लीजिए एक मिनट के लिए मैंने अगर यहां पर एंगल 90 डिग्री कर दिया तो कॉस 90 होगा। कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, जिसकी वजह से ये पूरी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो हम वो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर ये जो मैंने डीएल
लेंथ एलिमेंट कंसीडर किया है वो किस डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, और मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में। डन। अब यहां पर अगर देखा जाए तो ये हमारे पास देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड बी है, ये तो हर एक पॉइंट पर, अगर मान लीजिए कोई लेंथ एलिमेंट यहां कंसीडर करूं या यहां पर कंसीडर करूं, यहां कंसीडर करूं, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होने वाली है, वो तो इक्वल होने वाली है, हर एक जगह पर इस एम्पीरियन लूप पर इक्वल होने वाली है। इसका मतलब कि ये कांस्टेंट होगी, तो मैं इसको क्या करूंगा, बाहर कर लूंगा। इंटीग्रेशन सिर्फ किसका करूंगा, डीएल का करूंगा। अब अगर मैं डीएल का इंटीग्रेशन करूंगा तो किसके बराबर आएगा, तो वो आएगा किसके बराबर, 2 पाई आर। किसके बराबर आएगा, 2 पाई आर के बराबर आएगा, क्योंकि जो डीएल लेंथ एलिमेंट है इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो वो इस एम्पीरियन लूप के सरकमफ्रेंस के बराबर ही होगा, सरकमफ्रेंस से ज्यादा थोड़ा ही ना होगा। अच्छा, अब यहां पर बात आती है कि ये मैग्नेटिक फील्ड बी कितनी होगी, इसकी वैल्यू रखेंगे तभी बात बनेगी। तो यहां पर ये जो हमारे पास कंडक्टर है ये किस लेंथ का है, तो ये भाई एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है। अब आपको याद होगा कि पिछले वाले टॉपिक में जहां पर हमने बायो-सेवर्ट्स लॉ का एक एप्लीकेशन किया था, उसमें हमने स्ट्रेट वायर कंसीडर किया था, एक हमने कहा था एक डिफरेंट लेंथ का था, और इनफाइनाइट लेंथ का भी हमने वायर वहां पर कंसीडर किया था। स्पेशल केस वाले में आप जाकर के देखिएगा वीडियो में। तो वहां पर अगर देखा जाए, यहां भी ये जो वायर है वो कैसी है, एक स्ट्रेट वायर है जो कि इनफाइनाइट लेंथ की है, और इससे आर डिस्टेंस पर ये पॉइंट है जहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इस केस में यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आई थी वो कितनी आई थी, वो आई थी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, ये वैल्यू आई थी। आप जरा जाकर के पीछे वाले वीडियो में देखिएगा जहां पर मैंने बायो-सेवर्ट्स लॉ का एप्लीकेशन कराया है स्ट्रेट लाइन वाला, और उसमें स्पेशल केस बताया है। तो जब वायर इनफाइनाइट लेंथ की होती है तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर के बराबर होती है, जो कि मैंने यहां पर बी की वैल्यू पुट कर दी। अब यहां पर भी हमारे पास 2 पाई आर आया है जो कि मैंने डीएल का इंटीग्रेशन किया है। तो यहां से देखिए दोनों वैल्यूज हमारी क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई। तो बचा क्या हमारे पास, म्यू नॉट आई। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या है या उसका प्रूफ क्या है, तो आप इसको बता सकते हैं कि लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। यानी कि इस कंडक्टर में फ्लो होने वाला जो करंट है उसका म्यू नॉट टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड होगा इस एम्पीरियन लूप पर। ठीक है, या सिंपल सी भाषा में ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है तो इसके चारों तरफ हम एक इमेजिनरी लूप कंसीडर करते हैं, और उस इमेजिनरी लूप पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस कंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट के म्यू नॉट टाइम्स है। ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया एम्पियर सर्कुलर लॉ का प्रूफ भी, कि हम इसको लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। अब जरा ये देखते हैं इसका एक एप्लीकेशन जो कि है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सिलिंड्रिकल वायर। अब यहां पर ये हमारे पास एक इनफाइनाइट लेंथ का हमारे पास वायर दिया गया है जो कि सिलिंड्रिकल शेप का है, कि ये जो हमारा सिलिंड्रिकल वायर है ना, करंट कैरिंग कंडक्टर है, वो हॉलो है। कैसा है, हॉलो है। अब अगर हॉलो है तो जो करंट फ्लो हो रही होगी वो कहां पर फ्लो हो रही होगी, वो इसकी सरफेस के थ्रू फ्लो हो रही होगी। ठीक है ना, करंट कहां पर फ्लो हो रही होगी, इसकी सरफेस से होकर के जा रही होगी। और इस केस में हमको 3 पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। कौन कौन सा पॉइंट, एक तो हमें ये मान लेना है, सबसे पहले मैं ये मान लेता हूं कि ये जो हमारा सिलेंडर है वो ये इसकी एक्सिस है, और जो सिलेंडर है इसकी जो रेडियस है वो है कैपिटल आर। सबसे पहला पॉइंट जो मुझे फाइंड करना है, मैंने कहा कि इसकी एक्सिस से आर डिस्टेंस पर, यानी कि स्मॉल आर रेडियस का जो पॉइंट है ये है हमारा कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। सेकंड, हमको ये बताना है कि इसकी सरफेस पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, और थर्ड हमको बताना है कि इसके अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। यानी कि टोटल हमको 3 पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो आइए जरा 1 बाय 1 हम लोग फाइंड करते हैं। सबसे पहले मैंने कहा ऑन द सरफेस। देखिए, अच्छा, अब अगर मैग्नेटिक फील्ड पता करनी इन तीनों पॉइंट्स पे तो क्या करेंगे, एम्पियर सर्कुलर लॉ का यूज करेंगे और एम्पीरियन लूप कंसीडर करेंगे। तो मैं आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए यहां पर एक एम्पीरियन लूप कंसीडर करता हूं जो कि कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है ना, ये आउटसाइड वाले के लिए हो गई। अब मैं इनसाइड वाले के लिए, ये जो ऑन द सरफेस है, इसके लिए अगर एम्पीरियन लूप कंसीडर करूं तो वो कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है ना, और थर्ड वन जो इस सिलेंडर के अंदर पॉइंट है उसके लिए अगर मैं एम्पीरियन लूप कंसीडर करूं तो वो कुछ इस तरीके से होंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं इस वाले केस की बात करता हूं जो पॉइंट इसके आउटसाइड में दिया हुआ है। तो फर्स्ट पॉइंट जो है आउटसाइड ऑफ द सिलेंडर, आउटसाइड ऑफ द सिलेंडर। ठीक है,
तो सबसे पहले आउटसाइड वाले के लिए बात करते हैं। तो आउटसाइड यहां पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो अभी भी हमने कहा कि एम्पियर सर्कुलर लॉ जो कि है B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I। जरा वो सारी वैल्यूज हम यहां पर देखते हैं पुट करके। तो देखिए जरा क्या होगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I। ठीक है, अब भाई देखो ये वाला जो हमारा आउटसाइड वाला लूप है, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट तो यही है, अब यहां पर हर एक पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा भाई, कांस्टेंट हो जाएगा। और इंटीग्रेशन किसका होगा, डीएल का होगा। ये हमने म्यू नॉट टाइम्स आई एज इट इज पुट किया। ठीक है ना। अब यहां पर जब हम डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे तो किसके बराबर आएगा भाई, सर्कमफ्रेंस के बराबर आएगा। तो ये हो गया बी इज इक्वल टू, अच्छा बी इज इक्वल टू कर दिया तो ये डीएल इंटीग्रेट होकर के इस साइड में चला जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट टाइम्स आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है ना। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड आई वो कहां पर आई, ये इस आउटसाइड वाले पॉइंट पर आएगी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिए, यही मैग्नेटिक फील्ड अभी हमने बात किया था यहां पर, देखिए म्यू नॉट टाइम्स आई अपॉन 2 पाई आर किसके लिए लिखा था, जो इनफाइनाइट लेंथ की वायर होती है उसकी वजह से उससे r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट अगर है तो मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो सिलिंड्रिकल वायर है ये भी हमारा कैसा है भाई, इनफाइनाइट ही है। हमको एक छोटा सा सेगमेंट दे दिया गया है कि इसकी वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। तो मैंने क्या कहा, ये कितनी है, म्यू नॉट टाइम्स आई अपॉन 2 पाई आर। तो ये फर्स्ट केस था। सेकंड केस की अगर बात करते हैं तो सेकंड केस में हमसे कहा गया ऑन द सरफेस, ठीक है ना, ऑन द सरफेस कि सरफेस पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो अगर सरफेस की बात की जाए तो देखिए इस केस में, अच्छा इस वाले पहले वाले केस में क्या था भाई कि जो कैपिटल आर है वो लेस देन था किससे, स्मॉल आर से। ठीक है। और ये जो सेकंड वाला केस आएगा हमारे पास, यहां पर जो कैपिटल आर है वो बराबर होगा किसके, स्मॉल आर के। तो देखिए इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं और यहां पर स्मॉल आर की जगह पर कैपिटल आर कर देंगे, बस सिंपल सी बात है। और इस तरह से भी कह सकते हैं कि यही जो इक्वेशन हमारे पास लिखी है, मैं इसको इस तरह से जहां पर स्मॉल आर लिखा हुआ है वहां पर क्या लिख दूं, कैपिटल आर लिख दूं, 2 पाई कैपिटल आर। बस यही हो गई हमारी मैग्नेटिक फील्ड कहां पर, ऑन द सरफेस। बात समझ में आई क्या। देखिए यहां पर जब मैं डीएल का क्या करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा, तो वही डीएल मैं इस बार इस वाले लूप पर कंसीडर करूंगा। और यहां पर जो रेडियस है आर वो कितनी है, कैपिटल आर है। तो भाई यहां पर बस कैपिटल आर रखूंगा। तो मैंने डायरेक्ट क्या किया, ऐसे फॉर्मूले में कैपिटल आर रख दिया, बात बन गई हमारी। ठीक है। अब आ जाते हैं जरा नेक्स्ट, जो कि हमसे कह रहा है इनसाइड। ठीक है, इनसाइड यानी कि इनसाइड वाले केस में यहां पर अगर मैं मान लूं कि ये जो छोटा वाला हमारा सर्कुलर लूप है इसकी रेडियस कितनी है, वो भी स्मॉल आर है। ठीक है ना। तो इस वाले केस में मैं ये कहूंगा कि जो स्मॉल, अच्छा आर यहां पर भी है, यहां पर डैश कर देते हैं। ठीक है ना। तो स्मॉल आर डैश इज लेस देन कैपिटल आर। यहां पर जो स्पेशल केस हमारा बनेगा उसके लिए मैं कहूंगा स्मॉल आर डैश इज लेस देन कैपिटल आर। इस केस में यहां पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब आप एक बात बताइए, मैंने अभी आपसे कहा था एक हॉलो सिलिंड्रिकल वायर है जिसमें जब करंट फ्लो होगी तो इसकी सरफेस से होकर के होगी। अगर सरफेस से करंट फ्लो हो रही है इसका मतलब कि जो करंट है वो इसके अंदर तो कहीं है नहीं, यानी कि यहां पर तो कोई करंट है नहीं, यहां पर कोई भी करंट नहीं है। अब अगर यहां पर करंट नहीं है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होगी अंदर। बात समझ में आ रही है। अगर करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो नहीं होगी। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो इस पॉइंट पर जो कि इस सिलिंड्रिकल वायर के अंदर दिया गया है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी। लेकिन इसको अगर हमें दिखाना है तो हम किस तरीके से दिखाते हैं, जरा ये देखते हैं। यहां पर मैंने कहा इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I। ठीक है। अब यहां पर B की वैल्यू कितनी है भाई, ये तो होने वाली, देखिए यहां पर मैंने कहा B इंटीग्रेशन ऑफ dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I। अच्छा I की वैल्यू कितनी होने वाली है यहां पर भाई, यहां कोई करंट है ही नहीं इनसाइड। तो इनसाइड अगर करंट नहीं है तो ये तो हो गया 0। तो जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, 0, डायरेक्ट 0 लिख दूं, या फिर अगर इस वाले टर्म का मैं 2 पाई आर करके नीचे लेकर के जाऊंगा तो ये भी कितना आएगा, 0 आएगा। यानी कि जो इनसाइड कोई भी अगर पॉइंट है तो वहां पर जो करंट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, 0। अच्छा एक बात और देखिए, यहां पर मैंने कैसा वायर कंसीडर किया था, हॉलो सिलिंड्रिकल वायर कंसीडर किया था। लेकिन अगर मान लिया जाए कि ये हमारा एक सॉलिड वायर है, सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर है, तब कहां से करंट फ्लो होगा, तो भी चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सरफेस पर ही होता है। लेकिन अगर ऐसा मैं मान लूं कि जो करंट है वो इस सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर के अंदर से होकर के पास होता है, और अगर अंदर से होकर के पास होगा तब कितनी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड होगी, जरा आइए इसको भी फाइंड करते हैं।
तो मैंने ऐसा यहां पर मान लिया कि ये हमारे पास क्या है भाई, ये हमारा एक सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर है और मैं कह रहा हूं कि जो करंट है वो इसके अंदर से होकर के पास हो रही है कुछ इस तरीके से। मैंने कहा ये देखिए यहां पर ये करंट पास हो रही है, ठीक है ना, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। और मुझे किसी पॉइंट पर इसके अंदर कोई पॉइंट है मैंने मान लिया यहां पर, ठीक है ना, यहां पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है जो कि इससे कितने डिस्टेंस पर है, स्मॉल आर। अच्छा, इस सिलेंडर की जो रेडियस है वो कितनी है, कैपिटल आर। मैंने कहा इस स्मॉल आर रेडियस पर मुझे क्या करना है, या स्मॉल आर डिस्टेंस पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। लेकिन इस बार जो करंट फ्लो हो रही है वो इसके इनसाइड हो रही है, सिर्फ सरफेस पर नहीं हो रही है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर एक एम्पीरियन लूप कुछ इस तरीके का कंसीडर करूंगा, ठीक है ना। अब ये जो एम्पीरियन लूप है मैंने यहां पर कंसीडर कर लिया, लेकिन उससे पहले जरा अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये बताओ कि ये जो टोटल इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है उससे पास होने वाली जो करंट है वो कितनी है। तो टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया, तो सबसे पहले अगर इसके एरिया की बात की जाए तो इसका एरिया कितना होगा भाई, तो वो होगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो किसके बराबर होगा, सर्कल के बराबर होगा, सिलिंड्रिकल वायर है तो पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। मैं अगर कहूं कि पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया से जो फ्लो होने वाली करंट है वो कितनी है, आई के बराबर है। भाई इस पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया से जो फ्लो होने वाली करंट कितनी है, वो है आई। लेकिन अगर मैं यहां पर फाइंड आउट कर लूं कि एक यूनिट एरिया से पास होने वाली, यानी कि एक यूनिट एरिया से पास होने वाली जो करंट है वो कितनी होगी, वो हो जाएगी आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। बात समझिएगा, यहां पर मैंने कहा कि जो हमारा पूरा ये क्रॉस सेक्शन एरिया है इससे टोटल कितनी करंट पास हो रही है, तो मैंने कहा टोटल आई करंट पास हो रही है। लेकिन मैंने कहा यार मुझे तो एक सिर्फ यूनिट एरिया चाहिए कि इस यूनिट एरिया से कितनी करंट पास हो रही है, तो मैं टोटल करंट को टोटल एरिया से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे एक यूनिट एरिया से पास होने वाली क्या मिल जाएगी, करंट मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं कहूं कि इस एम्पीरियन लूप से जो पास होने वाली करंट है वो है आई डैश, क्या है, आई डैश। तो मैं अगर ये पता करूं कि इस एम्पीरियन लूप से कितनी करंट पास हो रही है। अच्छा, एक चीज और देखिए, यहां पर मैंने कैपिटल आर लिखना है क्योंकि ये किसका क्रॉस सेक्शन एरिया लिखा है, पूरे लूप का। तो यहां पर ये होगा कैपिटल आर स्क्वायर और ये भी होगा कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है ना। लेकिन अब मुझे किसके लिए पता करना है, अब मुझे इस एम्पीरियन लूप के लिए पता करना है, ठीक है ना। तो एम्पीरियन लूप के लिए अगर पता करूं तो इसका एरिया कितना होगा, तो वो होगा पाई आर स्क्वायर। यहां पर स्मॉल आर मैंने यूज किया है, पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। और मुझे पता है कि यूनिट एरिया से पास होने वाला जो करंट है वो कितना है, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो इस एरिया से पास होने वाला जो करंट होगा क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहां पर देखते हैं टोटल करंट पासिंग थ्रू एम्पीरियन लूप, ठीक है, एम्पीरियन लूप, तो वो हो जाएगा, यानी कि आई डैश में उसको नाम दिया मैंने, वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो अब आइए जरा यहां पर हम लोग एम्पियर सर्कुलर लॉ को अप्लाई करते हैं। तो एम्पियर सर्कुलर लॉ के अकॉर्डिंग क्या है भाई, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। और आई क्या, यहां पर मैं आई डैश लिखूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे सिर्फ इसी से पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड चाहिए ना, तो इससे पास होने वाली करंट भी कैलकुलेट की जाएगी। तो यहां पर जब मैं इसको फाइंड आउट करूंगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है जो कि बाहर आ जाएगी, ये हो जाएगा डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट। इस बार आई डैश की वैल्यू क्या रखूंगा, मैं रखूंगा पाई आर स्क्वायर आई अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर। और यहां पर जब मैं डीएल का इंटीग्रेशन करूंगा तो हम सभी को पता है कि इंटीग्रेशन कितना आएगा, वो आएगा 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ जी बिल्कुल कैंसिल हो रहा है। क्या क्या कैंसिल हो रहा है भाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक आर से यहाँ पर एक आर कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल होगा क्या, नहीं कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो कितनी आ रही है, 2 नीचे चला जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई आर, आर यहाँ पर भी है, अपॉन ये 2 नीचे गया 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। यानी कि अगर कोई भी हमारे पास सॉलिड करंट कैरिंग सिलिंड्रिकल वायर है और उसके अंदर से करंट फ्लो हो रही है, तो उसके अंदर किसी भी पॉइंट पर अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है तो मैं इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकता हूं। अब देखिए इनसाइड यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है आपको पता चल रहा है कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द एम्पीरियन लूप, रेडियस ऑफ द एम्पीरियन लूप, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहीं ना कहीं इस डिस्टेंस पर जरूर
डिपेंड करेगी कि कितने डिस्टेंस पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, आइए रिवाइज कर लेते हैं एक बार जल्दी से। सबसे पहले हम लोगों ने बात किया एम्पियर सर्कुलर लॉ के बारे में। एम्पियर सर्कुलर लॉ हमको क्या बताता है कि अगर कोई भी हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है तो इसके चारों तरफ हमको एक इमेजिनरी लूप कंसीडर करना है। उस लूप पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उस कंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट के म्यू नॉट टाइम्स होती है। ठीक है, ये हमने जाना एम्पिरियन लूप से, इसको हमने प्रूफ भी किया। फिर हमने जाना कि हमारे पास एक हॉलो इनफाइनाइट लेंथ का सिलिंड्रिकल वायर है और उससे हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है 3 पॉइंट्स पर। मैंने कहा एक आउटसाइड है, एक ऑन द सरफेस है और एक इनसाइड है। फिर हमने एक स्पेशल केस अप्लाई किया कि अगर करंट इस सिलेंडर के अंदर से होकर के पास हो रही हो, जैसा कि हम जानते हैं कि करंट सिर्फ कहां पास होती है, सरफेस से पास होती है, लेकिन हमने कहा कि इसके इनसाइड से पास हो रही है, तो इसके अंदर फ्लो होने वाली करंट की वजह से इस इनसाइड वाले पॉइंट के ऊपर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी हमने फाइंड आउट किया, म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है ना। अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं, आप हर एक वीडियो को देखते हुए आ रहे हैं, एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो प्लीज इसको लाइक भी करिए, शेयर करिए, जिससे कि मेरा भी थोड़ा सा मोटिवेशन हो और मैं आगे भी आपके लिए इस तरीके से वीडियोस बनाता रहूं। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।